सो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग xenobiotics, ETC के बेसिक्स, फेज 1 और 2 डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं। xenobiotics होते क्या हैं? तो xenobiotics आर बेसिकली वो सब्सटेंसेस जो कि बॉडी में के लिए फॉरेन है, ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। जैसे आपने कोई खाना खाया, कोई पैक्ड फूड प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ कंज्यूम करी, या फिर कोई पोल्यूटेंट या केमिकल भी अगर बॉडी में गया तो वो भी फॉरेन है। कोई दवाई ली, ड्रग्स ली, तो वो भी केमिकल सब्सटेंसेस है जो बॉडी के लिए नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे बॉडी में नेचुरली, उसके लिए फॉरेन है। ड्रग्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब हो गया। अभी जो xenobiotics है, ये मेटाबोलाइज कैसे होते हैं, इनका डाइजेशन कैसे होता है? तो सबसे मेजर साइट हमें पता है लिवर। लिवर इज द मेजर साइट फॉर xenobiotic मेटाबॉलिज्म। बट अपार्ट फ्रॉम लिवर और कौन मेटाबोलाइज करने में रोल हेल्प करता है? किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड स्किन का भी रोल होता है थोड़ा बहुत इनको रिमूव करने में या फिर मेटाबोलाइज करने में। सो व्हाई दे नीड टू बी मेटाबोलाइज? क्यों? पर्पस क्या है इसके पीछे का? कि जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे तो मतलब किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू फिर उन्हें हम एक्सक्रीट कर पाएंगे। वरना लिपिड सॉल्युबल होंगे तो यूरिन के थ्रू वो बाहर नहीं आ पाएंगे। इट फैसिलिटेट्स द एक्सक्रीशन। एंड जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी कर दिया जाता है। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस है में प्रोड्यूस टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स। जब डाइजेशन का इनका मेटाबॉलिज्म चल रहा है इनका, तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए वो थोड़ा बहुत जो टॉक्सिक हो। तो फेज 1 ऑफ मेटाबॉलिज्म, फंक्शनलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। फंक्शनलाइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर, जिससे कि पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस में एक्टिवेट और डिटॉक्सिफाई द कंपाउंड्स। तो कहां पर हो रहा है ये फंक्शनल ग्रुप का एडिशन? फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो जो उसके अंदर के कंपाउंड्स हैं कोई भी xenobiotic सब्सटेंस के, वो या तो डिटॉक्सिफाई हो जाए, ऐसा हो सकता है कि टॉक्सिक ना रहे वो, और एक्टिवेशन हो सकता है उनका, फिर बाद में उनको सप्रेस किया जाएगा। कहाँ होता है फंक्शनलाइजेशन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER में होगा ये फंक्शनल ग्रुप का एडिशन। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इस फेज में साइटोक्रोम जो P40 है, साइटोक्रोम P40 वाली एंजाइम्स इसका कैटालिसिस करती हैं इस प्रोसेस के रेट को इंक्रीज करने के लिए। साइटोक्रोम P450 वाली CYP450 एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, और साथ में NADPH और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए ये। फेज 1 के रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस मैंने बता दिया। फेज 1 के रिएक्शंस में क्या क्या आता है? ऑक्सीडेशन, विच इज मोस्ट कॉमन, OH ग्रुप का एडिशन, हाइड्रोक्सिलेशन, अल्कलाइनिटी, N डीअल्कलाइनेशन, अमाइंस का रिमूवल, डीएमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में नाइट्रो रिडक्शन, एजो रिडक्शन, कार्बोनाइल रिडक्शन, ये 3 टाइप का रिडक्शन है। देन हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एस्टर हाइड्रोलाइसिस और अमाइड हाइड्रोलाइसिस, इसके फर्दर टाइप्स हैं। एस्टर और अमाइड बॉन्ड्स को बेसिकली वाटर की हेल्प से ब्रेक किया जाता है। साइटोक्रोम P450 का रोल देख लेते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम P50 क्या करते हैं? कैटालाइज कर रहा है फेज 1 के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है xenobiotic को मेटाबोलाइज अगर कराना है तो दिस एंजाइम इज वेरी मच वाइटल। अब इंड्यूसर्स, जो कि बेसिकली ये रिएक्शन को, इसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अल्कोहल जब किसी ने इनटेक किया है, स्मोकिंग करी है, ठीक है, और ये जो ड्रग्स हैं रिफेम्पिसिन, फिनोबार्बिटल, कार्बामेज़ेपिन, ये सब इंड्यूस करवा रहे हैं साइटोक्रोम को जल्दी से काम करने पर। बल्कि इसके इनहिबिटर्स हैं एरिथ्रोमाइसिन,
कोई भी सिट्रिक मेनली सब्सटेंसेस लाइक ग्रेप फ्रूट जूस, एंटी फंगल्स, साइमटिडीन। अब फेज 2 मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन होता है। अगर फेज 1 में डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ तो फेज 2 वाला रिएक्शन चलता है। ये कहाँ पर होता है? मेनली इन द साइटोसोल, जो बेसिकली फ्लूइड वाला सब्सटेंस होता है। सो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है? साइटोप्लाज्म में बेसिकली साइटोसोल और साथ में ऑर्गेनेल्स को कंसीडर करते हैं, बट अगर ऑर्गेनेल्स को ना कंसीडर करें तो उससे साइटोसोल बोलेंगे। फेज 2 रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं जो कि डिटॉक्सिफाई करेंगे कंपाउंड्स को, जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को। ये उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी को बेसिकली इंक्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल से मैंने बोला था वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होना बहुत नेसेसरी है, वाइटल है, सो दैट वो किडनीज के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। कॉन्जुगेट्स जीनोबायोटिक्स विद एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉन्जुगेट मतलब जोड़ रहा है, किससे? जीनोबायोटिक उस कंपाउंड से। अब ये इसके जुड़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या क्या जुड़ सकता है? सल्फेट, एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल, ग्लाइसिन, अमीनो एसिड, ग्लूटाथियोन, ग्लूकुरोनिक एसिड वगैरह है ना, ये सब। यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड अगर जुड़ रहा है तो ग्लूकुरोनिडेशन। ठीक है, अगर सल्फेट हो रहा है तो सल्फेशन, एसिटाइलेशन जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए डोनेट हो जाता है। सो मिथाइल ग्रुप मतलब मिथाइलेशन। इसके अलावा ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन का एडिशन है ना। इंपॉर्टेंट डोनर्स की बात करें तो ये रहे यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड बता दिया मैंने, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सैम किसको कर रहा है? मिथियोनिन मिथाइलेशन में। ग्लाइसिन ग्लूटाथियोन हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया एसिटाइलेशन के लिए। डिफरेंस देख लेते हैं फेज 1 और फेज 2 में। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस हुए, फेज 2 में सिर्फ कॉन्जुगेशन हुआ, सब कंपाउंड्स का एडिशन हुआ। एंजाइम इसमें CYP450। यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो ग्रुप को ट्रांसफर कर रही हैं, मतलब ऐड कर रही हैं, तो ट्रांसफरेजेस वाली कैटेगरी की एंजाइम्स हैं। फेज 1 SCR में, फेज 2 साइटोसोल में। पोलैरिटी को इंक्रीज करने में थोड़ा बहुत ही रोल था फेज 1 रिएक्शंस का, बट पोलैरिटी मतलब वाटर लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने में फेज 2 का काफी ज्यादा रोल था, जिससे टॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब मैंने बोला था फेज 1 में जब वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब रिएक्शंस के टाइम पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं उससे, इसलिए टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा कई बार इंक्रीज भी कर जाती है। हमें टॉक्सिसिटी को तो डिक्रीज ही करना है, फाइनली लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके उसे बॉडी से निकालना है, तो फेज 2 में वो काम हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं ना। फेज 2 का एंड प्रोडक्ट है वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब बॉडी के कंपाउंड से जीनोबायोटिक को जोड़ दिया ताकि वो वाटर सॉल्युबल होकर निकल जाए। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी मेजरली हो रहा है। ठीक है, बाइल के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस का। और वैसे बताया हमें स्वेटिंग क्यों होती है? ताकि टॉक्सिन्स निकल सकें। तो स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क आर द माइनर रूट्स फॉर द रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस। माइनर रूट्स क्योंकि इसमें से अगर डालेंगे तो बच्चे में जाएगा, इसलिए ये ज्यादातर नहीं होता रिलीज। ठीक है, वॉलेटाइल जो कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली गैस इस फॉर्म में है निकल जाते हैं। जैसे हमें पता है कि कीटोन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो एसीटोन जो है वो बॉडी से निकल जाता है, तभी डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ स्मॉल टाइप ब्रीदिंग आती है। तो वॉलेटिलिटी, वेपर्स की फॉर्म में निकल जाना। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ड्रग्स की हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है फार्माकोलॉजी में, और ड्रग की डोज कितनी लेनी है वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो ड्रग हाफ लाइफ इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम ले रही हैं। एंजाइम इंडक्शन डिक्रीजेस ड्रग इफेक्ट। ठीक है, जब एंजाइम्स इंड्यूस होती हैं, एंजाइम की हेल्प से ड्रग के इफेक्ट को कम किया जाता है, उसका कोई अगर साइड इफेक्ट है।
तो एंजाइम इनहिबिशन इंक्रीजेस ड्रग टॉक्सिसिटी, मतलब ऐसी कोई दवाई है जो बॉडी की कोई किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, तो हो सकता है ड्रग टॉक्सिसिटी वाला इफेक्ट आ जाए। ड्रग इंटरेक्शंस देखनी पड़ती हैं। ठीक है, दो फैक्ट्स हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। पैरासीटामोल बहुत कॉमन है ना, उसकी ओवरडोज जब हो जाती है ना तो NaPQI प्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली लिवर के थ्रू एक ये टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, तभी तो दवाइयों की फिक्स डोजेज होती है, कोई भी डेविएशन आए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। ग्लूटाथियोन इसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है वैसे, कि ये जो हार्मफुल टॉक्सिन है पैरासीटामोल के ओवरडोज से बना ग्लूटाथियोन, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। अब कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना, और इसकी वजह से ही मेजर सोर्स होता है एटीपी का ये बॉडी में, क्योंकि ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विद एटीपी सिंथेसिस। एटीपी जब सिंथेसाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में, मोबाइल कैरियर्स वगैरह भी मैं बताऊंगा। एटीपी का सिंथेसिस एटीपी सिंथेज एंजाइम की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल भी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि लंग्स कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तभी एटीपी बनते हैं, तो ये कपल्ड रिएक्शन इसलिए इसको तभी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होना ही एटीपी के बनने का मेजर सोर्स है, और ये इसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है कि एडीपी के रिजर्व्स कितने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईटीसी कॉम्प्लेक्स 5 और अनकपलर्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज होता है, ये एटीपी के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे एटीपी बनता है। एटीपी सिंथेज इज द कॉम्प्लेक्स 5, सो इनहिबिट कौन करता है, ओलिगोमाइसिन। तो ओलिगोमाइसिन ड्रग इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 5, यू कैन रिमेंबर। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं तो भी एटीपी बनता है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन की के ट्रांसपोर्टर्स कैरियर्स कौन है, तो कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से 3 पर। ठीक है, कोएंजाइम क्यू इसका नाम है यूबिक्विनोन, इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से लेकर 3rd पर भेज देता है। देन साइटोक्रोम सी, इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 to 4। ठीक है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फिक्स्ड होता है, वहीं पर साइटोक्रोम सी लेके जा रहा है। साइटोक्रोम सी इज नॉट, ऐसा नहीं होता कि ये वहां पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं होता, बेसिकली ये वहां पर मेम्ब्रेन में घूमता रहता है। देन ये हो गया। अब अनकपलर्स की बात करते हैं। बेसिकली अनकपलर्स वो है जो कपल्ड रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट और एटीपी का प्रोडक्शन, उसको सेपरेट करना। तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है बट एटीपी का बनने का प्रोसेस रुक जाता है। सेपरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस। एक होते हैं फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स और केमिकल अनकपलर्स। फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स में आ जाते हैं थर्मोजेनिन विच इज UCP1। ठीक है, ये जो एडिपोज टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू जो फैट का स्टोरेज करता है उसमें बेसिकली हीट का प्रोडक्शन करता है और हीट को मेंटेन करता है। यहाँ पर अनकपलर थर्मोजेनिन है, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू में थर्मोजेनिन प्रेजेंट होता है। एक और अनकपलर है जो बेसिकली जहाँ एटीपी नहीं बनवाने दे रहा वहां पर इसको हीट मेंटेन करनी है। केमिकल अनकपलर DNP। ठीक है, DNP एक अनकपलर है। हाई डोजेस जब होती हैं सैलिसिलेट्स की
देन इट ऑल्सो एक्ट एज अनकपलर। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट या एस्पिरिन जो ड्रग है, उसकी हाई डोजेज भी एक तरह का केमिकल इन अनकपलर बन जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ केमिकल अनकपलर टेक्स प्लेस बाय द ड्रग ओवरडोज। अब इस अनकपलर्स क्या करते हैं, वहां उस जगह पर हीट प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एडिपोज टिश्यू में हमें हीट मेंटेन करनी है बॉडी की, वही कर रहे हैं ना, तो एटीपी का सिंथेसिस उस जगह पर रुक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेंज हो गया। ऑक्सीजन की कंजप्शन भी उस एरिया में बढ़ गई। अब बात करते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होती हैं। क्योंकि जब ऑक्सीजन का बेसिकली मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज कर देते हैं। तो अभी मैंने ये जेनेटिक्स वाला जो वन शॉट लिया है पार्ट 2, उसमें मैंने ये बताया कि रेडिकल्स जो हैं वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी मैंने डिस्कस किया था कैंसर वाली वीडियो में। प्लस इसके लिए कौन सी थेरेपी होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो सुपर ऑक्साइड रेडिकल की बात करें, ठीक है, सुपर ऑक्साइड जो रेडिकल बनता है, बेसिकली ये रेडिकल्स अलग अलग बेसिकली टॉक्सिक ये जो है बन रहे हैं जो आर हार्मफुल, इनको ठीक करना है तो कौन करता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये एंजाइम जो है एसओडी, ये बेसिकली इस रेडिकल के हार्मफुल इफेक्ट्स से प्रिवेंट कर रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये काफ़ी फेमस है, लाइक इसको केमिस्ट्री लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। ये H2O2 जो हार्मफुल है, इसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, कैटालेज और ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। तो बेसिकली इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, H2O2 से H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिपिड परऑक्सीडेशन भी होती है। तब लिपिड के परऑक्सीडेशन में प्रिवेंशन में रोल होता है विटामिन ई का। तभी मैंने विटामिन ई बताया था एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इट इज द मेजर एंटीऑक्सीडेंट। ये लाइन विटामिन ई वाले नोट्स में लिखी है ना। तो मेजर एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से फाइट कर रहा है। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लिपिड परऑक्सीडेशन। ठीक है, बेसिकली जैसे स्किन सेल्स को ये ठीक मेंटेन करता है, तभी तो स्किन हेल्थ के लिए ये कैप्सूल्स होते हैं विटामिन ए वाले। तो लिपिड की जो लेयर होती है सेल के अंदर की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसको भी ठीक मेंटेन करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, फ्री रेडिकल्स कॉज कर देते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन, ठीक है, एंटी और इसको ठीक कर देता है लाइक विटामिन ई है ना। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तब ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है एलडीएल को, तो उसको भी फिर क्या आता है वहां पर, मैक्रोफेज वगैरह सेल्स आएंगे एंड देन ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करेंगे। बेसिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज कहीं पे भी हो जाए तो वो बहुत हार्मफुल है, ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम्स होती हैं दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब जो ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम है उसको अगर काम करना है तो सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेलेनियम मैंने मिनरल मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में डिस्कस किया होगा, है ना। सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज की एक्टिविटी के लिए। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है और इसकी एक्टिविटी के लिए सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। इतने बेसिक्स अगर पता है तो यू कैन आंसर एटलीस्ट सम ऑफ द पॉइंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट, थैंक यू।